नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 16 स्त्रियां, जाति तथा सुधार पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए और ध्यान दीजिए और सभी बच्चे सबसे पहले एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी के साथ एक पेन भी ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम आपको साथ के साथ नोट कराते जाएंगे, ताकि आपको परीक्षा के दौरान जो छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं उनमें आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले बच्चों इसे समझ लेते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस पाठ में आखिर दिया क्या गया है। तो इसमें दी गई है स्त्रियां, जाति तथा सुधार। तो यानी कि इस पाठ में बताया गया है कि प्राचीन काल में स्त्रियों का स्थान क्या था, किस तरह से उनसे उनके परिवार वाले व्यवहार करते थे और समाज किस तरह से उन्हें देखता था, उनका नजरिया कैसा था स्त्रियों के प्रति। तो ये हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे प्राचीन काल से लेकर अब तक स्त्रियों की स्थितियों में किस प्रकार से सुधार आया, तो ये हम इस पाठ में जानेंगे। प्राचीन काल में स्त्रियों का समाज में पुरुषों के समान स्तर था, किंतु मध्य काल में अत्यधिक आक्रमणों के कारण वे असुरक्षित हो गई और उनकी स्थिति में परिवर्तन आने लगे। तो प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में जो स्त्रियों का जो स्थान था वो पुरुषों के समान था, लेकिन मध्य काल में क्या हुआ? अत्यधिक आक्रमणों के कारण वे असुरक्षित हो गई और उनकी स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सी सामाजिक कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया। इनमें से अधिकांश कुप्रथाएं स्त्रियों तथा निम्न जाति के लोगों से संबंधित थी। तो जो कुप्रथाएं थी वो निम्न जाति के लोगों से भी संबंधित थी। यह स्थिति तब भी जारी रही जब ब्रिटिश यहाँ आए। आइए उन सामाजिक कुप्रथाओं के बारे में जानते हैं जो उन दिनों स्त्रियों को पीड़ा पहुंचा रही थी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों हम। सबसे पहला जो हमारा है वह है स्त्रियों पर प्रतिबंध। स्त्रियों पर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए थे, क्योंकि आक्रमणकारी अक्सर स्त्रियों का अपमान करते रहते थे। इसलिए पुरुषों का उन पर प्रतिबंध लगाना स्वाभाविक था। जैसे उसके घर के बाहर निकलने पर प्रतिबंध था। इससे उनकी स्थिति में परिवर्तन आते गए। उन्हें शिक्षा एवं अन्य सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। परिणामतः अन्य कई सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलन में आ गई। तो क्या होता था स्त्रियों के साथ? उन पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया गया। किसके कारण? जैसे ही आक्रमणकारी स्त्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते थे तो उनका अपमान भी वह धीरे धीरे करने लगे, जिससे स्त्रियों का और पतन होने लगा। सेकंड है दहेज प्रथा। स्त्रियों को एक वस्तु के रूप में समझा जाता था तथा उनके विवाह के समय दूल्हे को दहेज देना पड़ता था। बहुत से माता पिता को दहेज देने में असमर्थ होते थे। उन्हें अविवाहित पुत्री होने के कष्ट को सहना पड़ता था। यहाँ तक कि स्त्रियों को विवाह के पश्चात भी दहेज लाने के लिए पीड़ित किया जाता था। बहुत सी कन्याओं का विवाह माता पिता के दहेज न दे पाने के कारण नहीं हो पाता था। तो एक कुप्रथा थी बच्चों, दहेज प्रथा, जो आज भी वर्तमान में प्रचलित है कि जिस महिला पर दहेज नहीं दिया जाता, जिसके घर वाले दहेज नहीं दे पाते, तो उस लड़की को भी प्रताड़ित किया जाता है। जैसा कि आप वर्तमान समय में बहुत से देखते रहते हैं, अपने न्यूज में देखते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं कि आज भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है दहेज को लेकर। थर्ड है बच्चों कन्या शिशु हत्या। अविवाहित कन्या होने के कलंक से बचने के लिए बहुत सी कन्याओं को जन्म के बाद ही मार दिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उनसे उनके जीवन का अधिकार छीन लिया जाता है। क्या है बच्चों? देखिए, हमारा जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है और आज भी क्या होता है, आज भी जो कन्याएं होती हैं उनके साथ रूढ़िवादिता ज्यादा हो रही है। उनकी सोच में अभी भी परिवर्तन नहीं हो पाया है। आज भी कन्याओं को जो है वो लड़कों की अपेक्षा कम ही देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों बराबरी का हक रखने वाले हैं। लेकिन
कन्याओं को आज भी लड़कों की अपेक्षा कम ही आंका जाता है, जिसके कारण उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है। फोर्थ है बच्चों, बाल विवाह तथा विवाह व्यय। आक्रमणकारियों से कन्याओं की रक्षा के लिए प्राय उनका विवाह कम आयु में ही कर दिया जाता था। बहुत सी कन्याएं इतनी कम आयु की होती थी कि उन्हें विवाह का अर्थ भी नहीं पता होता था। सामान्यतः कन्याओं की विवाह की आयु 11 से 14 वर्ष की थी, किंतु कभी कभी 7 से 8 वर्ष की कन्या का भी विवाह कर दिया जाता था। वह आयु जब उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, वह अपने घर के कार्यों तथा बालकों को संभालती थी। क्यों कर देते थे बच्चों छोटी सी बालिकाओं का विवाह कम उम्र में ही? आक्रमणकारियों से बचने के लिए उनका छोटी सी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था, और जो उम्र उनकी पढ़ने की होती थी, कुछ सीखने की होती थी, उस उम्र में वह अपने बच्चों को संभालती थी। छठा है इसमें सती प्रथा। यह शायद क्रूरता का सबसे क्रूर रूप था जो उस समय स्त्रियों के साथ किया जाता था। इसमें विधवा स्त्री को उसके मृत पति की जलती चिता पर बैठा दिया जाता था। यदि कोई विधवा ऐसा ना करना चाहे तो ऐसी स्थिति में उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता था, यानी कि मजबूर किया जाता था। कि क्या होता था बच्चों, जब किसी स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसके पति की चिता पर ही उस स्त्री को बैठा दिया जाता था और उसे बाध्य किया जाता था सती होने के लिए। सातवां है बच्चों, संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। किसी व्यक्ति की संपत्ति पर मात्र उसके पुत्रों का अधिकार होता था। पुत्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं था, जिसने उनके अधिकारों को संक्षिप्त कर दिया गया। क्या होता था बच्चों, पहले जो थी वो पुत्रियों का अधिकार संपत्ति पर नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में यह सब चीजें बदल गई हैं। अब पुत्रियों का भी संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना कि पुत्रों का होता है। अब है इसमें बच्चों समाज सुधारक तथा स्त्रियां। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ के साथ लोगों ने भारत की प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जाना कि प्राचीन काल में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। उन्होंने यह अनुभव किया कि समाज की बुराइयों को स्त्रियों की दशा में सुधार लाए बिना दूर नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि बहुत से समाज सुधारक समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आगे आए। इन समाज सुधारकों के विचार निम्न धारणाओं पर आधारित है। तो देखिए बच्चों, जब देखा कि स्त्रियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको इस तरह से देखा जा रहा है, रूढ़िवादी सोच जो है वो समाज में बढ़ती जा रही है, तो कुछ समाज सुधारक जो थे वो स्त्रियों के हित में आगे बढ़े और उनकी दशा में सुधार करने के लिए समाज में उनके लिए आवाज भी उठाई। तो उनमें से कुछ समाज सुधारक के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों की उनकी निम्न धारणाएं क्या थी। सबसे पहला है, विदेशी शासन को तभी समाप्त किया जा सकता है जब समाज स्वस्थ होगा, और तभी संभव है जब स्त्रियों का कल्याण होगा। यदि स्त्रियों के कल्याण कार्य किए गए तो अन्य बुराई समाज में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि स्त्री के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसमें अगर सुधार किया जाता तो तभी समाज का सुधार भी संभव था। समानतः प्रजातंत्र की मूल धारणा है तथा स्त्रियों को समान स्तर दिए बिना इसे नहीं पाया जा सकता। यानी कि एक स्त्री को और एक पुरुष को दोनों को समान रूप से अवसर दिए जाने चाहिए, उन्हें समान तब मिलनी चाहिए, तभी एक समाज का कल्याण उसमें निहित होता था। अब देखते हैं बच्चों स्त्रियों की दशा में परिवर्तन का प्रत्यक्षीकरण। अधिकांश समाज सुधारक इस बात से सहमत थे कि स्त्रियों की दशा में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए। कुछ समाज सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर जोर दिया, जबकि कुछ ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। उदाहरण के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री की शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित किया। अब देखते हैं बच्चों प्रकरण अध्ययन बंगाल।
ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में सबसे पहले बंगाल आया था, इसीलिए यहाँ सर्वप्रथम सुधार की आवश्यकता थी। बहुत से महान समाज सुधारकों ने बंगाल में जन्म लिया, इनमें से कुछ निम्न हैं। सबसे पहले है राजा राम मोहन राय। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के विषय में कि एक ही समाज सुधारक थे और इन्होंने स्त्री शिक्षा में क्या योगदान दिया, सती प्रथा में के बारे में इन्होंने क्या समाज में आवाज उठाई, ये हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1744 ईस्वी में बंगाल के एक छोटे से गांव राधानगर में हुआ था। वे उच्च शिक्षित थे तथा बंगाली एवं हिंदी के साथ साथ कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे, जैसे अरबी, पारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू आदि। तो इतनी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। उन्होंने बहुत से दार्शनिकों, शास्त्रों का अध्ययन किया था, जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सूफी आदि। वे अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे। उन्होंने हिंदू समाज तथा धर्म को सुधारने का बीड़ा उठाया। उन्होंने स्त्री सुधार की ओर भी ध्यान दिया। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा तथा बाल विवाह का विरोध किया। एक क्वेश्चन बच्चों हमारे यहाँ भी बनता है कि सती प्रथा तथा बाल विवाह का विरोध किसने किया था, किस समाज सुधारक ने किया था? तो आप नोट कर लीजिए, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवा का दोबारा से विवाह करवाने का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारे मस्तिष्क को विस्तृत करती है तथा विकास का नेतृत्व करती है। उन्होंने अंधविश्वासों तथा धार्मिक क्रियाकलापों को स्त्रियों की दयनीय दशा का जिम्मेदार ठहराया तथा वेदों एवं उपनिषदों को बंगाली भाषा में अनुवाद करने का बीड़ा उठाया। वे चाहते थे कि रूढ़िवादी रिवाज समाज से समाप्त हो जाए, यानी कि लड़के और लड़कियों के लिए जो अलग अलग सोच थी, अलग अलग विचार थे, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह समान अवसर दिए जाएं, समानता दी जाए। ये राजा राम मोहन राय अपने विचारों में रखते थे, अपनी आवाज में स्त्रियों के हित में बोलते थे। उन्होंने कुर्बानी की भी आलोचना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। इस संस्था ने स्त्रियों के उत्थान के लिए तथा उस समय हिंदू समाज में विद्यमान अन्य बुराइयों के उन्मूलन के लिए कार्य की। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन शैक्षिक संस्थानों ने सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान के साथ साथ अपने पाठ्यक्रम में भी भारतीय तथा पाश्चात्य शिक्षा को भी सम्मिलित किया। राजा राम मोहन राय के निधन के पश्चात ब्रह्म समाज ने देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन जैसे कुशल मार्गदर्शकों के अंतर्गत कार्य किया। उन्होंने जाति प्रथा तथा समाज में फैली अन्य बुराइयों का उन्मूलन करते हुए अंतरजातीय विवाह व विधवा पुनर्विवाह को भी समर्थन दिया। तो देखिए बच्चों, इन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में कितने कार्य किए। इन्होंने जो सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और धीरे धीरे स्त्रियों की उन्नति में योगदान दिया। अब देखिए बच्चों, पढ़ने जा रहे हैं हम हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ये भी एक समाज सुधारक ही थे। समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व को बहुत से समाज सुधारकों द्वारा आगे बढ़ाया गया। इनमें से एक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। वे पुर्तगाली पिता तथा ब्रिटिश माता की संतान थे। वह राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में स्थापित हिंदू कॉलेज के विद्यार्थी थे। कुछ वर्षों बाद 17 वर्ष की आयु में वह इसी कॉलेज में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने बहुत से विद्यार्थियों को संगठित किया तथा यंग बंगाल नामक समूह बनाया। तो एक क्वेश्चन बच्चों हमारे यहाँ भी बनता है कि यंग बंगाल नामक समूह जो था वो किसने बनवाया? तो वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। उनका आंदोलन यंग बंगाल आंदोलन कहलाया।
उन्होंने इसके सदस्यों को स्वतंत्र रूप से तर्कपूर्ण विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह अधिकांशतः साहित्य, इतिहास, दर्शन शास्त्र, विज्ञान तथा देश के प्राचीन गौरव गाथा के विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन का आयोजन करते थे। वह अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करते थे कि वे अपने देश की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करें तथा उस पर गर्व महसूस करें। इतना ही नहीं, वह शिक्षित युवाओं से सामाजिक बुराइयों, जिनमें स्त्रियों पर थोपी गई बुराइयों को भी सम्मिलित थी। अब देखते हैं बच्चों, हेनरी विवेन डेरोजियो के विचार कितने अच्छे थे। वे समाज द्वारा स्वीकार नहीं किए जा सके, इसलिए उन्हें 1831 ईस्वी में विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। उनके विचार ऐसे थे कि उनके विचार पसंद नहीं किए और उन्हें क्या किया गया, विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया, यानी कि उन्हें निकाल दिया गया। दुर्भाग्यवश उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके यंग बंगाल आंदोलन ने अन्य राज्यों के युवाओं को भी प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप यंग मुंबई आंदोलन तथा यंग मद्रास आंदोलन का भी क्रमशः बम्बई तथा मद्रास में प्रारंभ हो गया। तो जैसे उन्होंने बंगाल में आंदोलन छेड़ा था, एक संगठित किया था, वैसे ही मद्रास में भी और मुंबई में भी आंदोलन शुरू हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। ईश्वरचंद विद्यासागर एक महान समाज सुधारक, संस्कृत के विद्वान तथा अध्यापक थे। उन्होंने संस्कृत की एक नई तकनीक का विकास किया। संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों को प्रवेश दिया और उसमें पाश्चात्य विचारों का समावेश किया। वे पूर्णतः भारतीय स्त्रियों के उत्थान की ओर अग्रसर थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो देखिए, पूर्ण रूप से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया। यह उनके ही प्रयासों का परिणाम था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हो गया। तो अगर यह क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम कब गठित हुआ, कब पारित हुआ, तो आप इसमें सन लिख सकते हैं 1856 ईस्वी में। उन्होंने बहुत सी विधवाओं का विवाह करवाया। वह बहुविवाह के विरुद्ध थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य किए और लगभग 35 कन्याओं विद्यालयों की स्थापना की, यानी कि उन्होंने 35 कन्या विद्यालयों की भी स्थापना की, ताकि जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं थी, उन्हें शिक्षित किया जा सके, समाज की उन्नति में योगदान दिया जा सके। इनमें से बहुत से विद्यालयों का खर्च वे स्वयं वहन करते थे, यानी कि जो बहुत से विद्यालय थे उनका जो भी खर्च होता था, जो भी उसमें पैसा लगता था, वे ईश्वरचंद विद्यासागर ही देते थे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 ईस्वी में हुआ था। नोट कर लेंगे कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था? 1836 ईस्वी में हुआ था। वह कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर में एक पुजारी थे। तो वह क्या थे? कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर मंदिर में एक पुजारी थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। वह मुख्य रूप से एक धार्मिक सुधारक थे, जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति का मुद्दा भी उठाया। अब पढ़ेंगे बच्चों हम स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे। तो विवेकानंद कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अपने गुरु के निधन के पश्चात उन्होंने हिंदू धर्म के प्रसार कार्य को अपने हाथों में लिया। वे न केवल एक संत थे, बल्कि एक महान दार्शनिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने स्त्रियों की दयनीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास किया और उन्हें शिक्षित करने का समर्थन भी किया। किन्होंने? स्वामी विवेकानंद जी ने। और उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद ने लोक कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह मिशन स्त्रियों के लिए भी कक्षाएं संचालित करता है। उन्होंने लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म महासभा में अपने प्रेरणात्मक भाषण के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। दुर्भाग्यवश उनका स्वर्गवास
39 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया। तो विवेकानंद जी ने अपने छोटे से जीवन काल में भी बहुत बहुत अच्छे कार्य किए स्त्रियों के उत्थान के लिए, अपने गुरु जी के लिए और बहुत से अच्छे कार्यों के लिए ही आज भी उन्हें वर्तमान में जाना जाता है। तो देखिए बच्चों, आज हमने इस पाठ में आपको स्त्रियों की दशा के बारे में बताया, उनकी जो कुप्रथाएं जो प्राचीन काल में प्रचलित थी उन कुप्रथाओं के बारे में भी हमने आपको समझाया, और उन कुप्रथाओं को रोकने के लिए और स्त्रियों के समान, पुरुषों के समान स्त्री को सम्मान दिलाने के लिए कितने समाज सुधारक ने उनके बारे में आवाज उठाई, ये भी हमने आपको इस वीडियो में पढ़ाया। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।